गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पीछे जो हमारा लेसन था हिस्ट्री का लेसन नंबर फर्स्ट, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, उसका हमने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, उसका कालानुक्रम, उसके बाद उसका भूगोलिक विस्तार, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस की थी, चर्चा की थी। आज इसी लेसन को हम आगे बढ़ाते हुए इस सभ्यता की कुछ अन्य विशेषताओं के ऊपर डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। ये जो सभ्यता थी, जैसा कि सर्वविदित है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नगरीकृत सभ्यता थी। इस सभ्यता में गांव के बारे में इतनी ज़्यादा पता नहीं चलता। मोस्टली जितने भी केंद्रों की खोज हुई है वो सभी के सभी शहरी अर्बन थे, शहरी केंद्र थे। तो ये एक शहरी सभ्यता थी। जितने भी विशाल नगरों की खोज हुई है ये लगभग सभी के सभी शहर थे, चाहे वो हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था, लोथल था, मित्ताथल था, राखी गढ़ी था, धोलावीरा था। ये सभी के सभी केंद्र शहर थे, न कि गाँव। तो ये सभ्यता अपनी विशिष्ट शहरी विशेषताओं के कारण भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस सभ्यता की नगरीकरण की विशेषताओं के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले नगर योजना। जो हड़प्पा काल के जितने भी नगर थे वो अच्छी प्रकार से वेल प्लान तरीके से, अच्छी प्रकार से योजनाकृत ढंग से बसाए जाते थे। आज नॉर्मली हम नगर या गांव जो भी देखते हैं, हम देखते हैं कि उसके नगरीकरण में बहुत ज़्यादा खामियां होती हैं। नगरों में पानी की निकासी है, चाहे वो जल की निकासी है या सड़कें हैं, हम टेढ़ी मेढ़ी देखते हैं, भीड़ भाड़ होती है, बहुत सारी दिक्कतें हमें आज के आधुनिक नगरों में दिखाई देती है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के नगरों में इस प्रकार की किसी भी प्रकार की समस्या नहीं थी, क्योंकि किसी भी नगर को बसाने से पहले, स्थापित करने से पहले उसके लिए अच्छी प्रकार से योजना तैयार की जाती थी और योजना के ढंग से ही जो भवन निर्माण होता था वो किया जाता था। यहाँ तक कि यदि हम आधुनिक समाज में देखते हैं, आधुनिक नगरीकरण को देखते हैं, जिसमें सेक्टर सरकार की तरफ से बसाए जाते हैं, काटे जाते हैं, जिसमें सड़कें बनाई जाती हैं, सीवरेज लाइनें डाली जाती हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों में भी इसी प्रकार से नगर योजना तैयार की जाती थी। घरों के निर्माण से पहले अक्सर सड़कों के लिए जगह छोड़ दी जाती थी, नालियों के लिए जगह छोड़ी जाती थी। अब इसमें सबसे पहले है दुर्ग। जितने भी हड़प्पा सभ्यता के शहर केंद्र थे वो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित थे। एक था दुर्ग और दूसरा होता था निचला शहर। जो दुर्ग होता था, दुर्ग मीन जिसको हम किला कहते हैं, फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी के नाम से जाना जाता है। इसमें नॉर्मली क्या होता है, शहर का केंद्रीय भाग होता था, उसका सेंट्रल पार्ट होता था, जहाँ पर राजा का निवास होता था, राजमहल होता था, दरबार होता था, बड़े बड़े व्यापारी वहाँ पर निवास करते थे। तो इस भाग को केंद्रीय भाग के नाम से जाना जाता था। क्योंकि ये सुरक्षा के लिए बड़ा ज़रूरी था कि इस भाग की सुरक्षा हो, क्योंकि उस समय बाहरी आक्रमणों का काफ़ी डर बना रहता था। तो इस भाग के चारों तरफ ईंटों की एक मोटी दीवार के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय जो दुर्ग थे वो सुरक्षा की दृष्टि से बड़े इम्पोर्टेंट होते थे, महत्वपूर्ण होते थे। उसके बाद शहर का जो दूसरा भाग होता था वो निचला भाग होता था। उस नॉर्मली दुर्ग जो होता था वो ऊंचाई पे होता था, जिसको टीला कहा जाता है वर्तमान में। उसके बाद जो निचला भाग होता था, इस भाग में जो सामान्य छोटे व्यापारी होते थे, किसान होते थे या फिर शिल्पकार होते थे, व्यापारी होते थे, ये लोग निवास करते थे। इसके बाद जो नगर योजना है उसमें विशेष तौर पर जो मोहनजोदड़ो है उसके नगर के बीचों बीच एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। इस स्नानागार की जो चौड़ाई है वो लगभग
8 मीटर और इसकी लंबाई चौड़ाई इसकी 7.01 और इसकी जो गहराई थी 2.43 मीटर इसकी गहराई थी। जो इतिहासकार हैं, इस स्नानागार के विषय में इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार इसको शाही स्नानागार के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि शायद कुछ विशेष अवसरों पर जो राज परिवार होता था वो यहाँ पर स्नान करने का काम करता था, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों का कहना है कि ये जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं हड़प्पा के नगरों के अंदर, इनका प्रयोग किसी विशेष धार्मिक उद्देश्य पर स्नान करने के लिए किया जाता था, कोई धार्मिक अनुष्ठान के समय। आज भी हम जैसे कि देखते हैं कि चाहे वो अमृतसर है, चाहे कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर है, तो बड़ी संख्या में अनेक धार्मिक अनुष्ठानों के समय तो लोग बड़ी संख्या में वहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं। तो जो विशाल स्नानागार है वो भी हड़प्पा सभ्यता के शहरी केंद्रों की प्रमुख विशेषता है। उसके बाद सड़कें, जो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें हैं वो भी पूरी अच्छी प्रकार से विकसित अवस्था में थी। जो सड़कें थी वो एक दूसरे के ऊपर समकोण पे काटती थी। वर्तमान में हम देखते हैं कि अक्सर शहरों के अंदर जो हम सड़कें देखते हैं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं और काफ़ी कई बार जो ट्रैफिक होता है उसमें जाम लगने की हमें स्थिति दिखाई देती है। लेकिन जो हड़प्पा कालीन सड़कें थी वो बहुत अच्छी प्रकार से वेल प्लान ढंग से अच्छी प्रकार से योजना बनाकर निर्मित की जाती थी। जो मुख्य सड़कें होती थी वो 10 मीटर से भी ज़्यादा उनकी चौड़ाई होती थी और इसके साथ साथ जो गलियों की सड़कें होती थी, गलियां जो होती थी उनकी जो चौड़ाई थी वो 1.5 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक ये सड़कें चौड़ाई इनकी होती थी। सड़कें दोनों प्रकार की होती थी। ये सड़कें कच्ची भी होती थी, पक्की भी होती थी और सड़कों को अक्सर पक्का किया जाता था ईंटों के माध्यम से। इन सड़कों पर जो बैलगाड़ियाँ थी या जो व्यापारियों के कारवें होते थे वो आसानी से गुजर सकते थे। इसके साथ साथ रात्रि के समय इन सड़कों के आसपास रोशनी का भी प्रबंध होता था। उसके बाद नेक्स्ट है जल निकासी प्रणाली। जो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर हैं उनके अंदर हमें एक अच्छी प्रकार से व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली देखने को मिलती है। आज हम देखते हैं कि जब भी बारिश होती है शहरों में, यहाँ तक कि अब तो समस्या गांव तक आ चुकी है कि जल जमाव जो होता है, पानी जमा होना शुरू हो जाता है, पानी के निकलने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जल निकासी प्रणाली के ऊपर विशेष रूप से उन्होंने जोर दिया। जो नालियाँ थी वो सड़कों के दोनों किनारों पर बनाई जाती थी और ये नालियाँ अच्छी प्रकार से पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसके साथ साथ ये जो नालियाँ थी इन नालियों को ऊपर से ढका भी जाता था ताकि नालियों से उठने वाली जो दुर्गंध है वो लोगों तक न जाए। इसके साथ साथ जो नालियाँ होती थी वो प्रत्येक घर से नाली निकलती थी। जो भी गंदा पानी होता था, बारिश का पानी होता था, उसके बाद जो गलियों में नालियाँ होती थी वो उसके साथ जुड़ी होती थी। लास्ट में जितनी भी नगर की नालियाँ होती थी वो एक बड़े नाले में, वो भी पक्का होता था, उसमें जाकर वो सारी गिरती थी और शहर का जो गंदा पानी था वो बाहर तक जाता था। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर थे वो अपनी सफाई के लिए विशेष तौर पर जाने जाते थे क्योंकि शहर की गलियों में कहीं भी जो कीचड़ था, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई नहीं देती थी। उसके बाद है सामाजिक विभिन्नताएं। क्या हड़प्पा कालीन सभ्यता के समय सामाजिक विभिन्नताएं थी? क्या उस समय लोग अमीर थे, गरीब थे, ये चीज़ें दिखाई देती थी? इसको पता लगाने के मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। एक तो सबसे पहले है समाधान। नॉर्मली समाधान जो होता है, जो शवों की अंत्येष्टि की जाती है, उसके दुनिया में 3 ही तरीके हैं। हिंदू धर्म है, जैसे हिंदू और सिख जो धर्म है वो अपने शवों को जलाता है। मुस्लिम है, ईसाई है,
वो अपने शवों को दफन करते हैं, वो दबाते हैं धरती के अंदर। कुछ अफ्रीका में या कुछ आदिवासी समाजों में ऐसा भी दिखाई देता है कि जो शव होते हैं उनको बाद में खुली जगह पर छोड़ दिया जाता है। ये हमें हिंदू धर्म में भी दिखाई देता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्तमान में भी बड़ी संख्या में कुछ लोग जो हैं वो मरे हुए लोगों के शवों को गंगा में बहा देते हैं। उनको लगता है कि इस बहाने से जो व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हुई उसको मोक्ष प्राप्त होगी। तो हड़प्पा काल में समाधान के तीनों ही तरीके विद्यमान थे। कुछ लोग शवों को जलाने का काम भी करते थे, कुछ लोग शवों को दफन भी करते थे, दबाते भी थे, और कुछ लोग खुले में छोड़ देते थे। वो समझते थे कि हमने प्रकृति से ही इसको लिया था और बाद में प्रकृति के ही अंदर ये समाहित हो जाएगा, और उस शव को बाद में जो जीव जंतु होते थे वो खाते थे, पेट भरते थे, इससे प्रकृति का विकास होता था। उसके बाद दूसरा जो तरीका होता है जिससे हमें सामाजिक विभिन्नताओं का पता चलता है वो होता है विलासिता की वस्तुएं, कि जो पुरातात्विक खुदाइयाँ हुई हैं उनसे जो बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनसे भी हमें सामाजिक विभिन्नताओं के बारे में पता चलता है। अब जैसे समाधान है, इसमें सामाजिक विभिन्नताओं का पता कैसे चलता है? जैसे समाधान जो कब्रें, हड़प्पा काल की कब्रों की जो खुदाई हुई है, कुछ कब्रों में सामान्य वस्तुएं मरे हुए व्यक्ति के साथ दफन की जाती थी। वो मिट्टी के घड़े हो सकते थे, कोई छोटा मोटा उपकरण हो सकता था, कुल्हाड़ी हो सकती थी। सामान्य तौर पर ये चीज़ें ज़्यादा कीमती नहीं होती थी। इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय समाज में अमीर और गरीब लोग होते थे। गरीब लोगों के साथ ये सामान्य वस्तुएं दफन की जाती थी। इसके विपरीत समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे, जो अमीर व्यक्ति होते थे, राज परिवार से जुड़े हुए जो लोग होते थे, उनकी कब्रों की खुदाई के दौरान अनेक बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, अनेक बेशकीमती धातुएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें सोना चांदी आदि भी धातुएं प्राप्त हैं। कुछ इम्पोर्टेंट मन के भी इसमें साथ में दफन किए जाते थे, कुछ खंजर वगैरह वगैरह भी सोने चांदी के दफन किए जाते थे। ये धातुएं हमेशा से ही बहुमूल्य रही हैं। तो जिन कब्रों में ये चीज़ें दफन की जाती थी, इससे हमें पता चलता है कि उस काल में कुछ लोग अमीर होते थे जिनके साथ ये चीज़ें दफन की जाती थी। सामाजिक विभिन्नताओं के बाद इस सभ्यता के पतन के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो सिंधु सभ्यता थी इसका पतन कैसे हुआ, ये इसका विनाश कैसे हुआ। इतनी विकसित अवस्था में एक ऐसी सभ्यता अचानक ऐसे किस प्रकार से वो विलुप्त हो गई, समाप्त हो गई। सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। अलग अलग इतिहासकारों ने सिंधु घाटी की सभ्यता के अलग अलग पतन के कारण उन्होंने गिनवाए, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है बाढ़। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जो सिंधु नदी घाटी पूरा ये जो क्षेत्र था, इसमें अनेक नदियां थी और अक्सर मानसून के समय इनमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाती थी, अक्सर बाढ़ आ जाती थी, फसलें बर्बाद हो जाती थी, बड़ी संख्या में जीव जंतुओं की मृत्यु होती थी। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बाढ़ भी इस सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। उसके बाद है भूकंप। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जो खुदाई हुई है उसमें अनेक ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिससे पता चलता है कि कोई शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके कारण बड़ी संख्या में जो नगर थे वो ध्वस्त हो गए और भूकंप के कारण बड़ी संख्या में जान माल की हानि हुई। बड़ी संख्या में जो शव थे वो सड़ने शुरू हो गए, चारों तरफ महामारियां फैल गई और भूकंप के कारण खाद्य पदार्थों की भी कमी हो गई, जिसके कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। तीसरा इस सभ्यता के पतन का कारण बताया जाता है वो है अकाल, क्योंकि प्राचीन काल में जो सिंचाई थी वो पूरी तरह से प्राकृतिक चीज़ों के ऊपर निर्भर थी, चाहे वो बारिश थी, नदियाँ थी। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें प्राकृतिक रूप से हम देखते हैं कि जो बारिश है उसके बारे में पूरी तरह से ये
नहीं कहा जा सकता कि बारिश होगी नहीं होगी, हर बार अनुमान लगाया जाता है। तो इस अक्षेत्र में कई बार एक लंबे समय तक बारिश नहीं हुई, क्योंकि ये लोग अधिकतर खेती के कार्य से जुड़े हुए थे। बारिश न होने के कारण बड़ी संख्या में जो फसलें थी वो सूखना शुरू हो गई, जिसके कारण खाद्यान्नों की कमी हो गई और बड़ी संख्या में जो लोग थे वो भूख का शिकार हो गए, और जिसके कारण इस सभ्यता का लास्ट में पतन हो गया। उसके बाद है महामारियाँ। आज भी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो कोविड-19 के नाम से जो वायरस जाना जाता है, कोरोना, उसके कारण बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौत का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो अमेरिका है, इटली है, स्पेन है। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उस समय भी कोई ऐसी भयानक महामारी बीमारी फैली जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए और लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई और पूरी सभ्यता का अंत हो गया। उसके बाद है अग्नि। कई केंद्रों की खुदाई में घरों के अंदर लकड़ियों के जलने के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि शायद बड़ी संख्या में, क्योंकि इस अक्षेत्र में वन विद्यमान थे, वनों में आग लगने से उसके बाद आग का शहरों में फैलने के कारण, अग्नि के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। उसके बाद है वही आर्यों के आक्रमण। अधिकतर जो इतिहासकार हैं, चाहे वो सर जॉन मार्शल है, उनका मत है कि इस सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। जो आर्य लोग थे ये मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया में और ज़्यादातर ये पशुपालन का काम करते थे, गायें पालते थे ये लोग। मध्य एशिया में संसाधनों की कमी हो जाने के कारण इन लोगों ने वो स्थान छोड़कर उन्होंने भारतीय सिंधु अक्षेत्र की तरफ उन्होंने रुख किया। बाद में इस अक्षेत्र में उन लोगों का, आर्यों का जो सामना था वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों के साथ हुआ। इसके जो प्रमाण है वो अनेक प्रकार से हमें पता चलता है कि जो खुदाई हुई है और उसमें जो शव प्राप्त हुए हैं, अनेक जो शव हैं वो अक्सर गलियों में, सड़कों पर शव प्राप्त हुए हैं, और जो हड्डियां हैं उनके ऊपर किसी धारदार तेज हथियार से वार किए हुए निशान प्राप्त होते हैं। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों के द्वारा जो आक्रमण किए गए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के ऊपर, वो भी उनके पतन का प्रमुख कारण बने। अब ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इसके पतन के जो अनेक कारण थे, इनके बारे में हमने चर्चा की। अब जो प्रश्न है आज के लिए आपका, वो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है कि सिंधु घाटी के नगरों की प्रमुख विशिष्टताओं अथवा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपके लिए आज प्रश्न है वो प्रश्न है कि सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या विशिष्टताएं, दोनों का मतलब एक ही है, इसका वर्णन कीजिए। जैसे कि हमने देखा इसमें नगर योजना, नगर में दुर्ग होता था, माल गोदाम होते थे, विशाल स्नानागार, निचला शहर, उसके बाद सड़कें और उसके बाद जल निकासी प्रणाली। ये प्रश्न आपका यहाँ तक होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है वो प्रश्न था कि सिंधु घाटी की सभ्यता में सामाजिक विभिन्नताएं विद्यमान थी, चर्चा कीजिए। क्या उस समय सामाजिक अंतर पाया जाता था, लोग अमीर और गरीब हुआ करते थे? इसके बारे में हमने बताया कि उस समय समाज में, इसके बारे में हमें दो चीज़ों से पता चल सकता है। एक तो शवदान, जो शव दफन किए जाते थे, उसके साथ बहुमूल्य चीज़ें प्राप्त हुई हैं, महत्वपूर्ण खनिज जो धातुएं हैं वो प्राप्त हुई हैं, जबकि कुछ शवों के साथ केवल सामान्य मिट्टी के घड़े प्राप्त हुए हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस समय समाज में सामाजिक विभिन्नताएं थी। उसके बाद विलासिता की वस्तुएं, कुछ घरों के अंदर विलासिता की वस्तुएं, बेशकीमती बर्तन आदि चीज़ें, मन के आभूषण प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि वो अमीर लोग थे। इसके साथ कुछ घरों में केवल सामान्य वस्तुएं, मिट्टी के घड़े बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग गरीब थे। उसके बाद हमने हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में आज पढ़ा।
ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि उन कारणों का वर्णन कीजिए जिनके माध्यम से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, विनाश हुआ। इसमें हमने देखा कि जैसे बाढ़ की इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में बाढ़ें आती थी, बाढ़ के कारण फसलें बर्बाद हो गई, बड़ी संख्या में जीव जंतु मारे गए, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। उसके बाद भूकंप, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि शक्तिशाली भूकंप के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। अकाल कि सूखा पड़ जाने के कारण जो फसलें थी वो नष्ट हो गई, इनके जानवरों के लिए यहाँ तक कि बाद में इंसानों के लिए भी खाने पीने के संसाधन समाप्त हो गए। उसके बाद है महामारियाँ। कुछ इतिहासकारों का कहना था कि बड़ी संख्या में जो बीमारियाँ फैली उनसे भी इस सभ्यता का अंत हुआ। उसके बाद अग्नि, कई जगह से हमें जलने के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय जो बड़ी संख्या में अग्नि फैली, जंगलों में आग लगी वनस्पति के सूखने के कारण या किसी भी कारण से, तो अग्नि भी उनके पतन का एक प्रमुख कारण था। और लास्ट में हमने चर्चा की कि आर्यों का आक्रमण, कि मध्य एशिया से आने वाली जो आर्य प्रजाति थी उसके आक्रमणों के कारण भी सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हुआ।